गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ओम इंग्लिश क्लासेस में। और मैं ओमकार शर्मा आज आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बात करने वाला हूँ। एयरफोर्स और नेवी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद लगातार एक एक करके सारे टॉपिक आने वाले हैं। आप वीडियो पे बने रहें और चैनल पर भी बने रहें। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एकदम आसान तरीके से बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। और जैसा कि भी मैंने पहले कह चुका हूँ कि इसका बेस जो है ना, वो लूसेंट बुक को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आ जाते हैं हम अपने चैनल पर, अपनी स्क्रीन पर, और स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट रूल, नो टॉकिंग नो गपशप। तो देखिए, पहला हमारा जो नियम है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक रिलेशन होता है ना, कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वर्ब भी हमारी एक वचन आनी है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी है। यही एक रिलेशनशिप एग्रीमेंट होता है, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन में कि अगर किसी नाउन के साथ में, नाउन का मतलब किसी भी नाउन के साथ में अगर आप क्या कर देते हो, एस या ईएस लगा देते हो, तो वो प्लूरल हो जाती है। कैसे हो जाती है? प्लूरल बन जाती है, वो प्लूरल नाउन बन जाती है बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंगो शब्द लिया मैंने, तो मैंगो में मैंने ईएस लगा दिया, तो मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज हो गए ना। ऐसे ही अगर मैं किसी वर्ब में एस या ईएस या आईईएस लगा देता हूं, तो प्यारे बच्चों वो वर्ब उल्टा सिंगुलर हो जाती है, ना कि प्लूरल। मैंने जैसे लिखा जियो गो, गो के साथ ईएस लगा दिया, तो आपको पता है कि ईएस कब लगाते हैं गो में? जब भी लगाते हैं ना हम, जब हमारा क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तब ईएस लगती है। तो गो का गोज करते हैं तो वर्ब वो सिंगुलर होगी, ना कि प्लूरल। लेकिन नाउन में एस और ईएस या आईएस लगा देने से वो प्लूरल बन जाती है। आपको क्लियर थोड़ा समझ लेना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि आपने नीड नॉट सुना होगा, ये मॉडल है। आपने डेयर नॉट सुना होगा। तो प्यारे बच्चों, नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग जो होता है ना, उसके बाद आपकी अभी जो उसके बाद में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का आ जाना। आप मान लीजिए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ रहा है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ रहा है, तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। नीड के साथ कभी भी ना तो एस लगाएंगे और ना ही कभी डेयर के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होगा। बात क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि शी नीड नॉट गो देयर। क्या मतलब है इसका? शी के साथ क्या मैंने यहाँ पे एस लगाया है? शी तो एक वचन है ना, उसके बाद भी मैंने यहाँ पे एस नहीं लगा रखा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर आगे आगे आने वाली हमारी नीड नॉट पर सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नीचे वाला सेंटेंस जो है ना, शी नीड्स नॉट गो देयर, ये सेंटेंस गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक क्रॉस लगा रखा है। गलत क्यों कर रखा है? क्योंकि हमने शी के साथ में या नीड्स में एस लगा दिया, जो कि बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। बात क्लियर होगी ना? ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ही डेयर्स नॉट, तो यहाँ पे डेयर्स नॉट नहीं किया ना, डेयर नॉट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि डेयर के साथ में एस और एस नहीं लगेगा, चाहे मेरा सब्जेक्ट बेशक सिंगुलर है। प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। ठीक है, नीचे वाले सेंटेंस को इसको गलत कर रखा है। क्यों गलत कर रखा है? कि डेयर्स यहाँ पे एस लगा दिया है, जो कि क्या हो गया, पूरा टोटली गलत हो गया। और ये गलत हम सहन नहीं करेंगे कि हमें परीक्षा में भी गलत नहीं करना है। बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे जब भी इस वाले नीड नॉट या डेयर नॉट का प्रयोग होगा, तो इसमें एस और ईएस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? सपोजिशनल सेंटेंस। प्यारे बच्चों, सपोजिशनल सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, कोरी कल्पनाएं। तो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, आप देख लीजिए, कोरी कल्पना या असंभव। तो देखिए, सपोजिशनल सेंटेंस प्रायः इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, बी विश, ही विशेस, शी विशेस से स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ होते हैं, इनसे ये शुरू होते हैं। अगर इनसे ये शुरू होते हैं तो इनसे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। ये बातें पूरी नहीं हो सकती। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रख लेने वाले।
इसके बाद चाहे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है, हमें सपोजिशनल सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान रखना है, वर ही लगानी है, न कि वॉज का इस्तेमाल होगा, तभी वो सपोजिशनल सेंटेंस बनेगा। उदाहरण के तौर पे यहां देखिए, आई विश, यहां मुझे कैसे पता चला कि ये सपोजिशनल सेंटेंस है, क्योंकि आई विश दे रखा है, इसी से पता चल गया, ऊपर दे रखा है ना, ही विशेस, बी विश, शी विशेस, आई विश, तो पता चल गया कि सपोजिशनल सेंटेंस है। अब आगे देखिए, मनीषा वर, मनीषा तो एक वचन है, उसके बावजूद भी क्या लगा रखा है, वर लगा रखा है ना, इसका मतलब ये क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस है, कोरी कल्पना है, असंभव बात है। वो क्या कह रहा है, आई विश मनीषा वर माई वाइफ, काश मनीषा मेरी वाइफ होती, पत्नी होती। आप भी बैठे बैठे कोरी कल्पनाएं तो नहीं करते, हवा में उड़ते हो, ऐसा नहीं करना है ना, ये कोरी कल्पना है। मैं कहूँ कि काश कैटरीना कैफ मेरी वाइफ होती, तो संभव नहीं हो रहा है ना, आनंद कहाँ आएगा ऐसा, तो ये कोरी कल्पना है। अब आगे इसमें वॉज का इस्तेमाल जो कर रखा है ना, वॉज, मनीषा वॉज, आई विश मनीषा वॉज माई वाइफ, तो इसको आप देख लीजिए यहाँ पे गलत कर रखा है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ऐसे ही इफ ही वर माई बॉस, यहाँ पे देख लीजिए इफ के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसमें वर इस्तेमाल कर रखा है ही के साथ, इसका मतलब सपोजिशनल सेंटेंस है, ये सेंटेंस राइट है। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सपोजिशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कोरी कल्पना करते हैं, और वो आई विश, बी विश, ही विशेस, शी विशेस और एज इफ या इफ से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, वर का इस्तेमाल करना है, ना कि वॉज का इस्तेमाल करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 4, यदि दो सिंगुलर नाउन, बच्चों इसको प्यार से समझ लेना, बहुत सिंपल सा एक रूल है, लंबा चौड़ा नहीं है। अगर आपके दो कोई नाउन एंड से जुड़ रहे हैं, वो भी सिंगुलर होने चाहिए, प्लूरल नहीं होने चाहिए भैया, तो सिंगुलर नाउन आपके एंड से जुड़े हुए हैं, मैं सीधा रूल पे आ जाता हूं, नीचे नियम, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ दे रखा है रवि और दे रखा है कवि। तो रवि और कवि दो सिंगुलर सिंगुलर एक एक वचन वाले दो कर्ता हो गए। जब दो हो गए तो नॉर्मल सी बात है, मेरी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ हैव इस्तेमाल कर रखा है, ना कि हैज। क्लियर होगी ये बात। तो रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि रवि एंड कवि हैज, तो देखिए सेंटेंस को क्या कर रखा है, गलत कर रखा है। यहाँ देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस कैसा है, गलत हो गया, रॉन्ग सेंटेंस है। तो ध्यान रखेंगे, छोटा सा सेंटेंस है। आगे देखिए, ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़की, और एंड से जोड़ रखे हैं, तो क्या हो गया, लव ईच अदर। लव्स नहीं है ना, एस नहीं लगा रखा है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रखा है। तो ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर। बढ़ते हैं हम डायरेक्टली अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, रूल नंबर, देखिए, यदि दो सिंगुलर नाउन, मैं आपको इसको वैसे ही बिना पढ़े समझा देता हूं प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक रूल काम करता है हमारा, वो क्या काम करता है, पहले तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास दो क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, और वो भी सिंगुलर हैं। कैसे हैं, एक वचन दो कर्ता आपके पास दे रखे हैं, और दोनों के बीच में क्या दे रखा है, एंड दे रखा है। तो अब आपको यहाँ पे 3-4 नियम एक साथ में समझाता हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है। वो क्या क्या है, अगर इन दोनों सब्जेक्ट में पहले वाला कर्ता जो है, ये वाला, इस कर्ता के पहले यहाँ दा लगा रखा है, ए या एन लगा रखा है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, आर्टिकल का इस्तेमाल है, द लगा रखा है, ए या एन लगा रखा है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे ये वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रखा है। कौन से वाले, माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर, पजेसिव वाले एडजेक्टिव, ठीक है, संबंध कारक। अगर वो इससे पहले आते हैं तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि अगर वो एक ही कर्ता से पहले आ रहे हैं तो मेरा आगे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर यही वाले दोनों कर्ताओं के पहले, जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल कर रखा है, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं द सेक्रेटरी भी कर दूं, तो अब मेरी जो आगे वर्ब आएगी ना, वो सिंगुलर नहीं आएगी, कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब का मतलब हुआ कि मेरी वर्ब जो है ना, वो बहुवचन आने वाली है। और देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या था, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो प्राचार्य भी है और सचिव दोनों वही हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे और सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर, दोनों को अलग अलग कर रखा है, तो ये कैसा हो जाएगा सेंटेंस, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये वर कब आएगी, ये वर जब आएगी जब सेक्रेटरी से पहले भी हम क्या लगा देते, द लगा देते, तब ये सेंटेंस सही हो जाता। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि पजेसिव आ जाए, माई आ जाए, हिज आ जाए, योर आ जाए, अवर आ जाए, तो यहाँ पे देखिए लगा रखा है माई। माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, बात सही है। लेकिन अगर यहाँ पे आगे देखेंगे माई अंकल एंड गार्जियन हैव, हैज़ की जगह क्या लगा दिया, अब हैव लगा दिया, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत। इस देखिए रॉन्ग कर रखा है।
हाँ, ये हैव कब लग जाता? जब माई अंकल और माई गार्जियन हो जाता ना, गार्जियन से पहले भी माई लगा देते तो अब ये क्या हो जाता? हैव हो जाता। बात अब तुम्हारी क्लियर समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पे ए भी लगा दें तब भी कोई बात नहीं है। ईच और एवरी का भी इस्तेमाल होता है बच्चों इसमें, चलिए वो बाद में बात करेंगे। तो अब ये बात हमारी क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल हमारा नेक्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर नेक्स्ट हमारा ये कहता है कि दो एडजेक्टिव, ये देखिए एक वाइट और एक ब्लैक, और आगे मेरी कैट नाउन है। गाय कैसी है? ब्लैक भी है और सफ़ेद भी है, ठीक है, और उससे पहले लगा रखा है ए। तो बात क्लियर होगी ना? अगर दो एडजेक्टिव, ऊपर देखेंगे, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तो इनमें से फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाओ, जो कि हमने यहाँ ब्लैक से पहले ए लगा रखा है, ठीक है। तो वर्ब मेरी कैसी आनी है? सिंगुलर मानी जाएगी, क्योंकि वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होती है। काली और सफ़ेद गाय अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट। तो ए ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज म्यूलिंग, तो यहाँ पे वॉज करेक्ट हो गया बच्चों। वर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगी। नीचे देखेंगे अगर आप ध्यान से तो यहाँ देखिए ए ब्लैक एंड वाइट कैट वर, तो वर अब इसको क्या कर रखा है? गलत कर रखा है, ये देख लीजिए, रॉन्ग हो गया ना। अच्छा, ये वर कब आती? जब यहाँ पर ए ब्लैक एंड ए वाइट, ए और वाइट के पहले लगा देता तो अब क्या हो जाती? ये वर सही थी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। दोनों के पहले लग जाने पर वर्ब मेरी प्लूरल आती है, न कि सिंगुलर। और एक के पहले लग रही है तो वर्ब मेरी कैसी आती है? सिंगुलर। ध्यान से सुना एक एक पॉइंट को, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका वहाँ पे एक एक नंबर कटवा सकता है, इसलिए इस चीज़ को प्यार से और ध्यान से सुनते जाइए। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट रूल की तरफ। ये मैंने समझा दिया है। अभी क्या समझा दिया है? कि अगर दोनों वालों से पहले, जैसे यहाँ पे ए ब्लैक और ए वाइट, दोनों के पहले ए लगा रखा है ना, तब मेरी वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। अब ये बात क्लियर होगी ना आपकी? दोनों के पहले लग रहा है तो वर आ रही है, और एक के पहले लग रहा है तो वॉज का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल मेरा क्या कहता है। अच्छा, नेक्स्ट रूल से जाने से पहले एक यहाँ पे एक चीज़ और समझा रखिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा रूल अलग वर्क कर रहा है। अगर हम जो दो नाउन की बात कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि बॉय एंड गर्ल, तो देखिए इससे पहले मैंने यहाँ एवरी लगा रखा है और यहाँ एवरी लगा रखा है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे दोनों के पहले लगे हुए के बाद में भी यहाँ पे कैसा यूज़ हो रहा है? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चों इसको ध्यान रख लें कि एवरी का इस्तेमाल जब दोनों के पहले होगा तब मेरी वर्ब फिर भी कैसी आनी है? सिंगुलर आनी है। एक के पहले भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि एवरी बॉय एंड गर्ल, तब भी सिंगुलर आएगी। और एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल कह दूं तब भी वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर आनी है। एवरी और ईच के केस में ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये छोटा सा एक पॉइंट है, इसको आप प्यार से समझ लें। क्या कहना चाह रहा है? मान लीजिए कि एक सेंटेंस ऐसा आता है कि जिसके अंदर हमारे तीनों प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ जाए एक ही वाक्य में। ये देखिए यहाँ पे यू, ही एंड आई, तब फिर वो सीक्वेंस क्या होगी कि मैं पहले यू को लाऊंगा या पहले ही आएगी या आई आएगी। तो आपको गलत करवाया जा सकता है पेपर के अंदर, ऐसा देखे तो आप प्रोनाउन का सीक्वेंस ध्यान में रख लें। इन प्रोनाउन का सीक्वेंस जो होता है ना, वो होता है 2 3 1। अगर प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में तीनों आ रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे तो 2 3 1 का वर्क करेंगे। यानी पहले यू आएगा, कौन सा आएगा? यू। उसके बाद में थर्ड पर्सन जो होते हैं ही, शी, इट, वो आएंगे, और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आई और बी का इस्तेमाल होगा। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रख लेनी है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे जब 3 प्रोनाउन हो रहे हैं तो वर्ब 3 3 हो गए तो ऑटोमेटिकली प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसको ध्यान रखेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होना है। एग्जाम्पल देखिए, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। कैसे हैं? अच्छे दोस्त हैं ना। तो देखिए अच्छे दोस्त हैं, चलिए अच्छी बात है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए सेंटेंस को अब देख लीजिए आप। सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है? आगे देखिए, यू, ही एंड आई एम, अगला वाला सेंटेंस है ना। इसका मतलब इसको एम के साथ में गलत कर रखा है। क्यों गलत कर रखा है? कि आई के बाद एम नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आने। 3 3 प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है ना। ऊपर वाले सेंटेंस में यू, ही एंड आई आर, तो वो सेंटेंस कैसा है? वो सेंटेंस आपका करेक्ट है, सही है। अगला रूल देखिए, अगर मान लीजिए कि 3 प्रोनाउन एक साथ में नहीं आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तब भी 2 बात आपको दिमाग में रख लेनी है। कौन कौन सी रख लेनी है? 2 आ गए तब भी हमारी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी, क्योंकि प्रोनाउन 2 हो रहे हैं। लेकिन सीक्वेंस क्या आएगा? तो सीक्वेंस आपका वही आएगा, कौन सा? इसमें आपको सबसे पहले ऊपर देखेंगे, यहाँ पे इस वाले में आपने 2 3 1 का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? 2 3 1। तो यहाँ पे भी वही सीक्वेंस रहेगा, पहले 2 फिर 3 फिर 2 या 1 या 3 + 1। सीक्वेंस ध्यान है ना। सबसे पहले 2 ही आ रहा है, और अगर 2 नहीं आ रहा है तो 2 के साथ में अगर फिर हमारा फिर थर्ड आ रहा है, सेकंड नंबर वाला, तो 3 बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि आई और बी का इस्तेमाल सबसे पीछे ही होगा,
और यू का इस्तेमाल सबसे पहले होगा। बात क्लियर है ना, अगर वो सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं तो। अब देखिए एक सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे देखिए यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तो आर का इस्तेमाल होना है, बाकी कैसा है हमारा सही है। लेकिन मैं इसके साथ क्या नहीं कर सकता, ही के साथ इज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये सेंटेंस मेरा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में क्या दे रखा है, कोई सेंटेंस स्टार्ट है ईच ऑफ से, या सेंटेंस स्टार्ट है आपका आइदर ऑफ से, या सेंटेंस स्टार्ट है आपका नेदर ऑफ से, देख लो तीनों चीजें। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नेदर ऑफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो प्लूरल नाउन, यहां देख लीजिए पहले सेंटेंस में पेन्स कैसा है, प्लूरल, बॉयज कैसा है, प्लूरल, ठीक है, और यू कैसा है, प्लूरल। तो ये क्या कह रहा है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगी या प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, ठीक। और उसके बाद मेरी वर्ब सिंगुलर आएगी, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर आनी है। यहां देख लीजिए, यहाँ पे पेन्स बहुवचन होने के बावजूद भी, प्लूरल नाउन होने के बावजूद भी क्या लगा है, एज लगा है। और आगे देखेंगे यहाँ बॉयज, बॉयज बहुवचन होने के बाद भी क्या लगाया है, क्या लगाया है, एज लगाया है। और इसके बाद में नेदर ऑफ यू, यू होने के बाद में भी यहाँ पे वर्ब में क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है। अब ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि ईच ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद में नाउन तो कैसी आनी है, प्लूरल आनी, लेकिन वर्ब कैसी आएगी बच्चों, सिंगुलर आएगी। अब बात ये क्लियर होगी। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, आर रेड नहीं होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो यहां तक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नेदर ऑफ का जो यूज होगा उसके बाद नाउन हमारी प्लूरल आनी है और वर्ब सिंगुलर आनी है। बढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि आपने देखो एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, इस तरह के इंडेफिनिट क्या पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़े हुए होंगे। इनको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ये सारे के सारे किसी अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराने के लिए होते हैं। जैसे मैंने कहा कि समवन हैज कम, कोई आया है, अब कौन आया है ये पता नहीं है ना, अनिश्चित हो गया ना। तो अब क्या कह रहा है वो, ये सारे के सारे सिंगुलर माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं बच्चों, इनको सिंगुलर माना जाता है, एक वचन माना जाता है। जब ये सिंगुलर हैं तो इनके लिए प्रोनाउन कैसे आएंगे भाई बच्चों, तो इनके लिए प्रोनाउन भी कैसे आएंगे, सिंगुलर ही आएंगे ना, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। इनके लिए मैं क्या नहीं कर सकता, दे का इस्तेमाल नहीं कर सकता, देम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, देयर का इस्तेमाल, देम सेल्व्स, वन सेल्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात क्लियर हो गई कि एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इस तरह के जो प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनके साथ में अगर मुझे, इनकी जगह पे मुझे या इनके साथ यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है, तो वो प्रोनाउन सिंगुलर ही आएगा, ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ आएगा। इसमें दे, देम, देयर, देम सेल्व्स या वन या वंस, वन सेल्फ का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बात क्लियर हो गई। चलिए सेंटेंस को मैं देखता हूं, वाक्य क्या कहता है, एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एयर फोर्स एग्जामिनेशन। अब एवरीवन मैंने कहा था कि इनको सिंगुलर माना जाता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, तो मैंने क्या लगा यहाँ पे, एस लगा रखा है। सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एवरीवन वांट, हर कोई चाहता है एयर फोर्स एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होना, तो अब ये सेंटेंस गलत कर दिया बच्चों। गलत क्यों कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे वांट के साथ में एस नहीं लगाई है, इसको प्लूरल बना दिया, तो ये गलत हो गया। अब आगे का सेंटेंस और ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है कि एवरीबॉडी, हर किसी को, शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ। तो देखिए एवरीबॉडी के साथ में वन सेल्फ का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। क्यों, ऊपर देखिए यहाँ पे अभी कहा था कि वन और वन सेल्फ का इस्तेमाल इसके साथ में नहीं हो सकता, ये सिंगुलर है। ही, हिम और हिज वन सेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वन सेल्फ का नहीं होगा। तो ये सेंटेंस कैसा दिखा रखा है, गलत। ऐसे ही यहाँ पे देम सेल्फ का इस्तेमाल कर रखा है, ये भी क्या है, गलत। अब सही कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे एवरीबॉडी शुड रेस्पेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू। एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट, रेस्पेक्ट नहीं है, प्रोटेक्ट है, सॉरी। तो एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू, हर किसी को अपने आप को लू से बचाना चाहिए। तो यहाँ हिमसेल्फ अब कैसा है बच्चों, करेक्ट है। आगे देख लीजिए सेंटेंस को क्या बना रखा है, करेक्ट बना रखा है। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नीचे वाला सेंटेंस और देखते हैं, एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री। तो देखिए यहाँ पे हिज का इस्तेमाल कर रखा है, जो कि कैसा है, सही है, क्योंकि इनके लिए हम
सिंगुलर प्रोनाउन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का प्लूरल प्रोनाउन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन अभी आपने जो देखे थे इनके अलावा और भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब ये थिंग लगे हुए हैं, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, इनसे क्या पता चल रहा है, गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दे दो, मैंने कहा किसी से, तो कुछ दे दो इसका मतलब कुछ भी दिया जा सकता है ना, वो इंडेफिनिट अनिश्चित है, तो वो वस्तु मांगी जा रही है। और वहां पे था कि समवन, समबडी, नो वन, तो वहां पे किसी व्यक्ति के लिए था। बात अंतर समझ में आ गई होगी। तो अभी इनके बाद भी इसमें क्या है, इसको सिंगुलर माना जाता है, इनके बाद भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो प्रोनाउन आएंगे ना वो वस्तु है, तो अब इट, इटसेल्फ और इट्स का प्रयोग होगा बच्चों, ना कि ही, हिम, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, वन, वंस, वनसेल्फ का इस्तेमाल होगा। बात क्लियर होगी ना। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके साथ में थिंग के हिसाब से इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग होगा, ना कि किसी बाकी प्रोनाउन का। और वर्ब भी कैसी आनी है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिए सेंटेंस, एवरीथिंग लुक्स, क्या कर रखा है, एस लगा रखा है, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, इटसेल्फ सही है, तो सेंटेंस कैसा है मेरा, सही है। लेकिन अगर मैं यहां कह दूं कि एवरीथिंग लुक्स, यहां तक तो ठीक है, ब्यूटीफुल वन सेल्फ, तो वन सेल्फ अब क्या हो गया, हिमसेल्फ क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहां पे हम वन सेल्फ, हिमसेल्फ का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते एवरीथिंग के साथ में, समथिंग के साथ में, नथिंग के साथ में। तो क्या यूज हो सकता है, इट, इटसेल्फ या इट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए दोनों वाक्य कैसे हो गए बच्चों, गलत हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात चल रही है हमारी, वन भी कोई होता है, वन इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, अगर इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। बात ठीक है, एक है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, मान लिया हमने सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन आगे क्या कर रहा है, इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस या वन सेल्फ का ही प्रयोग होगा, ये भी ध्यान रख लेना। वन के साथ वन, वन सेल्फ और वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और प्रोनाउन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं होगा, दे, देम, देयर, देमसेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। और पेपर के अंदर आपको ऐसे ही अटका देता है। कैसे अटका देता है, तो देखिए इस सेंटेंस को देखिए, वन शुड लव हिज कंट्री। अब यहाँ पे हिज दे रखा है तो पहली नजर में हमें पता नहीं चलता, लेकिन वन के साथ हिज का प्रयोग नहीं कर सकते, अभी बताया था ना आपको। तो ये सेंटेंस कैसा होगा यार, गलत होगा। तो फिर क्या होगा, सेंटेंस ये सही होगा, वन वॉज डिसऑनेस्ट। ओके, सही बात है। वन वर, तो वर प्लूरल नहीं आ सकती ना, वन एक वचन है तो आपको एक वचन लगाना है। और ऐसे ही वन शुड लव वंस कंट्री, बात क्लियर होगी ना, वन शुड लव वंस कंट्री, तो वन के साथ यहाँ पे क्या दिखा रखा है, वंस। और वर्ब में मैंने यहाँ पे देखिए शुड के साथ में आपको पता है कैसे, और ये लगती ही नहीं है, तो यहाँ पे वन के साथ वंस सही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वन का जब प्रयोग होगा, इस प्रोनाउन का यूज होगा, तो इसके साथ में वन, वंस या वन सेल्फ का यूज हो सकता है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ बच्चों। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये देखिए सबके साथ में नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, तो पता चल रहा है ना कि बात बहुवचन में हो रही है, अनिश्चित संख्या, बहुत संख्या के अर्थ में यूज हो रहा है। जब बहुत संख्या के यूज में हो रहा है तो वर्ब कैसी आनी है, नॉर्मल सी बात है, प्लूरल आनी है बच्चों। कैसी आएगी, बहुवचन, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो क्या कह रहा है, और दूसरी चीज मैं कहूं कि ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत संख्या में, तो मेरी नाउन आएगी, वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो दोनों ही चीज, नाउन भी प्लूरल आएगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी। देखिए सेंटेंस कह रहा है कि ए नंबर ऑफ, यहां तक तो ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन होगी, और इसके बाद में वर्ब मेरी कैसी होगी, वर्ब, तो ये भी प्लूरल होगी। तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मैं ऐसे नहीं कर सकता, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज, गलत हो जाएगा। सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पे गलत कर रखा है। बात समझ में आ गई। तो ए नंबर ऑफ आ जाए, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, ए ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, तो इनके बाद में आपको जो नाउन है ना वो प्लूरल लगानी है, और वर्ब भी कैसी लगानी है, प्लूरल लगानी है। लेकिन क्या कह रहा है, देखिए लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन अगर द नंबर ऑफ आ जाए,
अब अंतर आ गया बच्चों, नंबर ऑफ से पहले द लगा हुआ है, यहाँ पे द नहीं लगा था, यहाँ पे ए था, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ आ जाए ना, तो इससे संख्या कैसी हो जाती है बच्चों, निश्चित हो जाती है। जब ये निश्चित हो जाएगी तो इसके बाद नाउन तो प्लूरल आएगी। नाउन कैसी आएगी, प्लूरल। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल देख लो, क्लियर कर लो इसको दिमाग में। क्या कह रहा है वो, द नंबर ऑफ बॉयज आर 40। नंबर ऑफ बॉयज है ना वो कैसा है 40, लेकिन यहाँ आर नहीं आनी है बच्चों, ये गलत है। तो सेंटेंस कैसा दिखा रखा है, रॉन्ग। तो क्या आएगी यहाँ पे, द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले रूल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कुछ थोड़ा सा समझ लेना है आपको ध्यान से, इसको क्या रखना है दिमाग में। कह रहा है कि 1/3 ऑफ, ये हिस्से हैं, 1/3 ऑफ आ जाए, 2/3 ऑफ आ जाए, या फिर 3/4 ऑफ आ जाए, द रेस्ट ऑफ आ जाए, द क्वार्टर ऑफ आ जाए, पार्ट ऑफ आ जाए, 10% ऑफ आ जाए, 20% ऑफ आ जाए, 30% हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आदि आदि एक्सेट्रा। इनके बाद अगर क्या आ रही है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर आ रही है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन की बात चल रही है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। मैं कहूं कि द रेस्ट ऑफ द वाटर, अब वाटर कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर है ना, तो द रेस्ट ऑफ द वाटर इज, तो वर्ब कैसी आएगी, इज। उसके बाद में इज का इस्तेमाल करना है। लेकिन हम जरूरी नहीं है कि इनके बाद में हमारी सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन ही आती है बच्चों, इसके बाद में हमारी काउंटेबल नाउन भी आती है। तो यहाँ नीचे अक्सर रूल यही कहता है कि इन सब के बाद में अगर ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनके बाद में क्या होगा, इनके बाद में अगर आपकी जो नाउन है वो काउंटेबल आ जाती है। अब अनकाउंटेबल बात नहीं कर रहा, कैसी आ जाती है, काउंटेबल नाउन आ जाती है। तो अब मेरी वर्ब जो है ना वो कैसी आएगी, प्लूरल। वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन थी तो आपको वैसे भी दिमाग में रख लेना चाहिए ना, वाटर कैसा होता है, पानी, एक वचन, उसको अनकाउंटेबल है। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती है वो एक वचन के अंदर काउंट होती हैं। और यहाँ पे काउंटेबल आ गई तो काउंटेबल नाउन के बाद में वो भी प्लूरल दे रखा है ना, तो प्लूरल, तो मेरी वर्ब कैसी आनी है, प्लूरल आनी है। जैसे मैं कहूँ, इसी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बचे हुए सारे स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से जा चुके हैं। तो क्लियर हो गया ना। तो इसके जितने भी आपके 1/3, 2/3, 3/3 या 3/4, द रेस्ट ऑफ, द क्वार्टर ऑफ, ये सारे के सारे के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, और अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है तो वर्ब मेरी प्लूरल ही लगेगी। बच्चों आगे चलते हैं हम, देखिए 24th रूल क्या कहता है। आपने नाउन इन अपोजिशन का नाम सुना होगा। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है मैं भी समझा देता हूं। अगर नाउन इन अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक क्या लगती है, वर्ब लगती है। कैसे लगती है इसको हम सीधा एग्जांपल से समझेंगे। क्या कह रहे हैं, नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या नाउन फ्रेज के पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं या करता है तो वह नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट होगी, आप मत समझो, आप चक्कर में मत पड़ो, आप यहाँ आ जाओ। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे सुदामा, ठीक है, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, ये इसके बारे में और ज़्यादा बता रहा है, नाउन इन अपोजिशन कहलाएगा। तो देखिए सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पूर। अब आप ये नहीं सोचना है कि सुदामा भी हो गया और कृष्णा भी हो गया तो दो हो गए तो मुझे वर लगा देना है, नहीं बच्चों। ये यहाँ पे यही कह रहा है कि आपको क्या है, नाउन इन अपोजिशन का यूज होने पर आपको वर्ब जो है ना वो क्या होगी, वो आपको ये देख लेना है कि उसके पहले प्रयुक्त उस नाउन, ये देख लीजिए यहाँ पे कहा था ना, इस जगह वर्ब का प्रयोग कब होगा, नंबर उसका देख लेना है कि जो फर्स्ट में नाउन आई है, प्रोनाउन आई है, उसका नंबर एक वचन है या बहुवचन। तो सुदामा एक वचन है, बहुवचन, फर्स्ट नाउन है हमारी, तो इसी के हिसाब से हमारी यहाँ पे वर आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे यू हो गया, क्या हो गया यू, अब सुदामा नहीं है तो यू मेरा अब एक वचन है या बहुवचन, फर्स्ट पर्सन है, तो अब मेरी यहाँ पे यू के हिसाब से क्या लगाया मैंने, आर। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तुम मेरे बच्चों कैसे हो, होशियार हो। तो अब ये क्लियर हो गया होगा ना, नाउन एंड अपोजिशन क्या होता है। जो हमारी पहली नाउन आ रही है उसके बाद आपको उसको क्वालिफाई कर रखा है दूसरी नाउन ने,
तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पहली वाली नाउन से मतलब है। उसी के हिसाब से मेरी वर्ब आएगी, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 25 क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर 25 ये कहता है कि आप यहां देखिए, अगर दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, तो आपको ये ध्यान रख लेना है ना कि एज वेल एज के पहले जो पहला सब्जेक्ट आ रहा है ना, उसी के अनुसार वर्ब आएगी। अगर पहला सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो एक वचन, और अगर प्लूरल है तो आपकी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पे देखिए, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स। तो देखिए यहां पर दो चीजें हो गई, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हमें दूसरे वाले इससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्या करना है, पब्लिशर एक वचन है ना, तो अब यहाँ पे देखिए हैज आया है, हैव, तो यहाँ हैज का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एज वेल एज से पहले जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है उसी के अनुसार हमें क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। अगर वो एक वचन है तो वर्ब एक वचन, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। चलिए आगे देखेंगे, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैव, तो हैव गलत हो गया ना, इसको सेंटेंस को गलत कर रखा है क्योंकि यहाँ हैज आना है। आगे देखेंगे सुमन एज वेल एज अमित, तो दोनों तरफ देखिए, इधर अमित है यहाँ सुमन है, तो हमें सुमन से काम है ना कि अमित से, क्योंकि एज वेल एज से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब काम लेनी है। तो हैज, तो यहाँ पे फिर से हैज कर रखा है, ठीक है, सेंटेंस सही है हमारा। अगर हम लिखेंगे द राइटर्स, प्लूरल आ गया, बहुवचन, एज वेल एज द पब्लिशर। अब पब्लिशर तो एक वचन है तो हमें से कोई लेना देना नहीं, हमारा तो पहले वाला सब्जेक्ट हमें देख लेना, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए आर आया है, तो ना कि इज का इस्तेमाल किया गया, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है? सही है। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी हम क्या कर रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, देखिए अभी हमने देखा था एज वेल एज, वो भी इसी में कंक्लूड होता है, इंक्लूड होता है। अब आप देखिए बहुत सारे हमारे पास क्या है, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, ये जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके बाद में लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, एक्सेप्ट इसका मतलब के अलावा, इसको किसी को छोड़कर, रेदर देन, अकम्पनीड बाई, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, गवर्नड बाई, कंट्रोल्ड बाई, लेड बाई, डोमिनेटेड बाई या रन बाई, इतने सारे आपके सामने अगर ये इनका इस्तेमाल किसी सब्जेक्ट के साथ में होता है, या कहें कि इनसे पहले कोई सब्जेक्ट आता है, तो हम पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार ही क्या लगाएंगे बच्चों? वर्ब लगाएंगे। इसको एक सेंटेंस के अनुसार समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, द क्रिमिनल अलॉन्ग विद का मतलब के साथ, हिज फॉलोअर्स। अब देखिए ध्यान देखिए, यहाँ दो सब्जेक्ट हो गए, अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ है, या अलॉन्ग विद की जगह या अकेला विद भी हो सकता है, या टुगेदर विद भी हो सकता है, यहाँ पे इन एडिशन टू भी हो सकता है, यहाँ पे लाइक अनलाइक भी हो सकता है, यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय भी हो सकता है, कुछ भी, ये जितने भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे इसमें हो सकते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है इसके हिसाब से, वो ये कह रहा है कि द क्रिमिनल अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स। तो हमें हमारी जो वर्ब आनी है ना, वो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ना कि दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। इनसे पहले जो लगा हुआ है ना, तो द क्रिमिनल कैसा है हमारा? एक वचन है, तो वर्ब कैसी आएगी? वॉज, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है, और बाकी हमारा कैसा है? सही है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब देखिए अगले वाला सेंटेंस, द क्रिमिनल अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स वर। अब यहाँ वर लगा रखा है, तो बच्चों कैसा हो जाएगा? ये गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्रिमिनल हमारा एक ही है ना, हमें फॉलोअर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही एंड नॉट इज ब्रदर्स। तो देखिए यहाँ ही, हमें ही से काम है, ना कि ये ब्रदर्स से काम है। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो बाकी हमारा कैसा है? सही है। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। इसलिए इसका यूज़ जो है वो यही है कि हमारा अगर इन सब का इस्तेमाल होता है तो हमें पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपनी वर्ब का इस्तेमाल करना है, दूसरे वाले के हिसाब से नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है हमारा? आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई कंजक्शन नेदर नॉर का इस्तेमाल हो रहा है, इधर और का इस्तेमाल हो रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, या और का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कंजक्शन का इस्तेमाल जब आप किसी सेंटेंस के अंदर कर रहे हैं तो इनमें दो सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। कि बच्चों कितने सब्जेक्ट का होता है? दो इस सब्जेक्ट का। तो अब वो ये क्या कह रहा है, अगर इनसे कोई सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो नॉर और बट ऑल्सो के बाद, यहाँ उल्टा हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, वाक्य में आ जाते हैं सीधे। मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, नाइदर ही
नॉर आई, न तो वह और न ही मैं, वॉज गिल्टी। अब इसके हिसाब से आप ये देखिए, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट दूसरा नंबर है ना, वो देखना है आपको। पहले वाले से अब हमें कोई लेना देना नहीं, ही से लेना देना नहीं, हमें आई से मतलब है। तो आई के अनुसार हमने वॉज लगाया, तो ये वाक्य सही है। अब इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आप दूसरा वाक्य देखिए, आइदर द फादर, या तो पिता, और हिज सन्स, या उसके पुत्र या बेटे, वर पनिश्ड। देखिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया गया बच्चों। इसका मतलब ये है कि फादर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पहले सब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है इसमें। तो आइदर के बाद वाला जो सब्जेक्ट और के बाद आ रहा है वो, बट ऑल्सो के बाद आ रहा है वो, और नॉर के बाद आ रहा है वो। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या है, वो दूसरा सब्जेक्ट है। तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा यही कह रहा है कि यहाँ पर सन्स बहुवचन है, तो हमारी वर्ब कैसी आई है, बहुवचन। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप जब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या कर लेना है, अपने वर्ब का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर हम इसी रूल के हिसाब से आगे देख लेते हैं क्या है। आगे देखिए, तो देखिए नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स 1 2 3 4 5 6, ये कार्डिनल कहते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। तो कार्डिनल अगर इनका इस्तेमाल हो रहा है एडजेक्टिव्स का, विशेषण का, तो इनके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो। कौन सी नाउन आए, प्लूरल नाउन, और उनसे किसी निश्चित अमाउंट का पता चले बच्चों, ध्यान रखना, किसका पता चले, निश्चित अमाउंट का, या फिर किसी निश्चित वजन का, वेट का पता चले, या फिर निश्चित किसी अवधि का, पीरियड का पता चले, या फिर किसी निश्चित दूरी का पता चले, डिस्टेंस का पता चले बच्चों, या फिर निश्चित ऊंचाई हो, सर्टन हाइट हो, तो क्या होगा, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी बच्चों। ध्यान रख लेना इस चीज को, पॉइंट को दिमाग में रख लो। अगर 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद कोई हमारी प्लूरल नाउन आ रही है, बहुवचन आ रही है, और उनसे हमें किसी एक निश्चित किसी अवधि का, निश्चित किसी वेट का, निश्चित दूरी का, या फिर निश्चित अमाउंट का पता चल रहा है ना, तो बच्चों वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सेंटेंस को समझ लीजिए, वाक्य देखिए, 5 रुपीज। अब हमने 5 के साथ में नंबर हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके बाद मेरी प्लूरल क्या हो गई, नाउन हो गई, रुपीज। अब आगे देखिए यहाँ पे इज लगा रखा है बच्चों, 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। मैं कहूं कि 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इज का इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। तो 10 किलोमीटर्स इज 5 किलो। तो आपको इसमें ध्यान रख लेना है कि आप इनका देख लें कि कोई निश्चित वेट है, कोई निश्चित ऊंचाई है, जिस समय ये पता चल रहा है, तो उसके बाद में हमारी जो वर्ब आनी है वो कैसी आनी है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, 5 रुपीज आर, तो ये सेंटेंस क्या कर रखा है, आप देख लो, गलत कर रखा है। 5 रुपीज के बाद में आर इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ इज होगा। 2 टन्स ऑफ कोयल, कोयले के 2 टन, 2 टन, ठीक है, इज नॉट एनफ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, इज लगा रखा है। यहाँ पर टन्स नाउन आपकी प्लूरल होगी और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो ये सेंटेंस कैसा है आपका, सही है। आप इनको देख लें ध्यान से, गलत क्या है और सही क्या है आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगर इनसे ऐसा पता चले कि किसी निश्चित ऊंचाई का, किसी निश्चित यूनिट का पता नहीं चल रहा है, तो फिर आपका वर्ब प्लूरल आ जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। मैं कहूँगा 50 रुपीज़। अब 50 के बाद में संख्या हमारी 50 है, 50 के बाद रुपीज़ भी दे रखा है, बहुवचन हो गया। लेकिन अब यहाँ पर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि सर मैं आर लगाऊंगा, इज लगाऊं, तो टेंशन फ्री हो जाओ। वो ये कह रहा है कि अलग अलग यूनिट का बोध हो, अलग अलग यूनिट का पता कैसे चलेगा, आपको पता चलेगा वर्ब से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये अलग अलग हो जाए ना, बांट देना। तो वर्ब को ध्यान रख लेना बच्चों, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड का इस्तेमाल हो जाता है तो इसका मतलब वो अलग अलग हो गया। हालांकि ये नियम पहले वाले पे वर्क कर रहा है कि 50 भी है, रुपीज़ भी है, और एक निश्चित अमाउंट का पता चला, यहाँ तक तो पता चल रहा है, लेकिन आगे ये अलग अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, बट गया। जब बट गया तो वर्ब मेरी कैसी आनी है, प्लूरल। तो आर का इस्तेमाल किया है बच्चों, सेंटेंस क्या है, सही है। दिमाग में रख लेना इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि आपने देखा होगा ये जो आपकी नाउन दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक,
इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, आर्मर आदि का प्रयोग है ना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। ये सारी की सारी नाउन अपने अभी देखिए ना, ये सारी की सारी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर आती हैं। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो बच्चों वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। बात क्लियर हो गई कि इन सब के साथ में आप इनको क्या करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इनके साथ में वर्ब भी आएगी, वो मेरी कैसी आएगी, सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। द न्यूज इज ट्रू। अब मैं कहूंगी न्यूज बहुवचन है क्या? नहीं बच्चों, न्यूज बहुवचन नहीं है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, एक वचन है, तो वर्ब भी मेरी कैसी आएगी, इज। आगे देखिए, द न्यूज आर ट्रू, तो सेंटेंस कैसा हो गया बच्चों, इधर देख लीजिए, गलत हो गया। ठीक है, ऑल इज लगेज हैज बीन, तो हैज इस्तेमाल किया लगेज के साथ में। अब मैं कहूँ कि ऑल लगा हुआ तो इससे कोई मतलब नहीं है, लगेज है ना मुख्य शब्द हमारा, तो हैज का इस्तेमाल किया, बाकी सही है। ऑल इज लगेज हैव बीन, तो हैव क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। ये देखिए इसको रॉन्ग कर रखा है। ऐसे ही आपको वो सारे शब्दों का ध्यान रखना है, उनके बाद में हमारी वर्ब जो आनी है वो कैसी आनी है, सिंगुलर का इस्तेमाल होना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सब्जेक्ट ध्यान रखेंगे, पॉइंट बहुत है, टॉपिक बहुत बड़ा है बच्चों, आप तसल्ली से आराम से इसको देखें और एक बार देखें, सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो कि एस में एंड होती हैं, इनके पीछे एस लगा रहता है और दिखने में कैसी लगती हैं, वो प्लूरल लगती हैं, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं बच्चों। कैसी होती हैं वो नाउन, सिंगुलर होती हैं। जब वो सिंगुलर हैं और सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर आ रही हैं, तो आपको वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर ही लगानी है ना, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। देखिए कौन कौन सी हैं, ये कुछ बीमारियों के नाम है, मेजल्स, मम्प्स, सिंगल्स, ये सब बीमारियों के नाम है बच्चों, ध्यान रखेंगे, बीमारियां हैं ये। आगे देखिए खेलों के नाम, ये खेलों के नाम है, बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स, डोमिनोज। अच्छा, डोमिनोज पिज्जा वाला डोमिनोज नहीं है बच्चों, ये खेल का नाम है। ठीक है, ड्रॉट्स, ड्रॉट अकाल नहीं है बच्चों, ये भी खेल का नाम है। ठीक है, तो खेलों के नाम हो गए, इनके पीछे एस लगी हुई है। कुछ देशों के नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स एस लग रहा है, यूनाइटेड नेशंस एस लग रहा है, द एथेंस एस लगा हुआ है, द फिलीपाइंस एस लगा हुआ है, द ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, सब में एस लगा हुआ है, द बेल्स, सारे ये देशों के नाम है। तो वो उसने क्या कहा था कि ऐसा है, ये प्लूरल नहीं कहलाएंगे, एस तो लगा हुआ है, ये सिंगुलर ही है। कुछ पुस्तकों के नाम देखिए, अरेबियन नाइट्स एस लगा हुआ है, आर्म्स एंड द मैन, यहाँ पर आर्म्स में एस लगा हुआ है, द राइवल्स एस लगा हुआ है, लैम्स टेल एस लगा हुआ है। इसके बाद में आप देखिए जितने भी पीछे हैं, तो इनमें लॉयंस, तो इनमें सब में एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है, क्योंकि किताबों के नाम है यार। विषयों के नाम देखिए, फिजिक्स में पीछे एस लग रहा है, तो फिजिक्स क्या बहुत सारी हैं क्या? नहीं, एक ही है ना। इकोनॉमिक्स एक ही है, सिविक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक, पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स, फोनेटिक एस लगा हुआ है, फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स। इन सब को ध्यान में रख लो, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारी वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना। देखिए मेजल्स बीमारी का नाम है, एज लगा रखा है, बाकी मेरा कैसा है, सही है। मैं कहूँ कि मेजल्स आर, तो कैसा हो जाएगा वाक्य बच्चों, गलत, ये गलत कर रखा है। आगे देखेंगे, बिलियर्ड्स मैंने कहा था कि गेम का नाम है, तो एज सही है। बिलियर्ड्स के साथ में आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आर कैसा हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स हैज, तो सही है। यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए बिग आर्मी, तो हैव नहीं होगा ना बच्चों, ये कैसा हो जाएगा, गलत। ये चीज अब आपके पल्ले पड़ गई होगी, समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या कहता है, ये कह रहा है, थोड़ा इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, अगर विषयों के नाम के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब माई, हिज, अवर, योर, इस तरह का, तो उसे फिर क्या माना जाता है बच्चों, प्लूरल माना जाता है। सामान्य तौर पे विषय का नाम आ रहा है कि मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, तो इज लगाया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि माई मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी। यहां देख लीजिए, अगर मैंने इससे पहले मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट के नाम से पहले हिज लगा दिया, तो हिज मैथमेटिक्स आर, अब ये बच्चों वाक्य कैसा है, सही है, इज नहीं लगेगी। हिज मैथमेटिक्स इज पुअर, देख लो इसको वाक्य को गलत कर दिया है, बात को क्लियर समझ लो। अब देखिए द फिजिक्स ऑफ मोहन, तो यहाँ फिजिक्स ऑफ मोहन है ना, यहाँ पे वही पजेसिव आ गया, तो आर दे रखा है, तो ये सही है, आर हो गया। ठीक, देखिए अब देख लें आगे,
तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर आप पजेसिव का इस्तेमाल कर देते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर वो वर्ब प्लूरल लेता है, सिंगुलर नहीं लेता। ठीक है, ये इसका मतलब मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ पे गणितीय हिसाब हो जाता है भाई, उसका हिसाब क्या है, गणित का क्या है, बेकार है। फिजिक्स का मतलब उसका भौतिकी हिसाब कैसा है, बेकार है। जब हम क्या लगा देते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं, तब की बात कर रहा है ये। ओके, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, बेसिस का प्रयोग। आपने बेसिस का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में किया है। क्या किया है, पनिशमेंट के अर्थ में, और इस अर्थ में इसे सिंगुलर माना गया है। ये भी ध्यान रख लेना बच्चों, अगर बेसिस का अर्थ पनिशमेंट के तौर पर आए, सजा के तौर पर आए, तो उसको सिंगुलर माना जाता है, और उसके साथ वर्ब भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर। लेकिन बच्चों इसका दूसरा भी यूज है, वो बाद में बताऊंगा अभी। जैसे उदाहरण के तौर पे द बेसिस ऑफ सिन इज डेथ, इसको ध्यान से देख लीजिए, द बेसिस ऑफ सिन, इसका मतलब सिन का, पाप का पनिशमेंट क्या है, डेथ। तो यहाँ पे इज लगा रखा है, इसको सिंगुलर माना है। अब इसका दूसरा भी पहलू देख लीजिए। लेकिन आजकल अंग्रेजी भाषा में बेसिस का प्रयोग चार्जेस ऑफ लेबर, पारिश्रमिक के तौर पर भी किया जा रहा है। बेसिस का अर्थ कहाँ यूज हो रहा है, पारिश्रमिक, पैसे, मेहनताना। तो इसे अब क्या माना जाएगा, इस सेंस में इसको प्लूरल माना जाएगा। तो प्लूरल माना जाएगा, बहुवचन माना जाएगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। इसका एक एग्जांपल से इसको समझ लीजिए, हिज बेजेस आर वेरी लो, उसकी जो बेजेस है ना, सैलरी, वो कैसी है, बहुत कम है। तो देखिए बेजेस के बाद में यहाँ आर लगा रखा है, ना कि एज। और यहाँ ऊपर देखेंगे तो बेजेस के बाद में सिन का जो सजा है वो डेथ दे रखा है, तो यहाँ क्या लगा रखा है, एज लगा रखा है। बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि हिज बेजेस इज वेरी लो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे इसको गलत कर रखा है। तो बेजेस के मीनिंग को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, अगर आपको कहीं भी जूरी, अब जूरी में कोई एक सदस्य तो होता नहीं है बच्चों, मॉब, भीड़ में कोई एक सदस्य नहीं होता है, काउंसिल, परिषद जो होती है उसमें कोई एक सदस्य नहीं होता है, कमेटी में कोई एक सदस्य नहीं होता है, कई सदस्य होते हैं, क्राउड, भीड़, ऑडियंस, आपको पता है बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह के जो शब्दों का ध्यान देखिए आप, जूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, क्राउड, ऑडियंस, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पशुओं के झुंड को कहते हैं, पशुओं का झुंड कहलाता है हर्ड, पब्लिक, और क्रू, क्रू कहते हैं किसी शिप पे काम करने वाला कोई पूरा दल, उसको कहते हैं क्रू। इनसे समूह का बोध होता है। वेरी गुड, क्या समूह का होता है, इनसे समूह का पता चलता है। जब इनसे समूह का पता चलता है तो इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मान रहे हैं तो वर्ब भी कैसी लेगी, ये सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल लेगी। बात समझ में आ गई। चलिए उदाहरण से इसको समझते हैं। और इनके लिए दूसरी बात ये भी ध्यान रख लें कि इनके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, तो वही वाली बात आ गई ना, ऊपर वन सेल्फ वाला इस्तेमाल कर रहे थे, ही हिमसेल्फ वाला इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पे वो कैसे आएंगे, इट्स और इटसेल्फ का ही प्रयोग होगा। द जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन, अनएनिमस, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, जूरी के बाद में वॉज लगा रखा है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि जूरी वर अनएनिमस, अनएनिमस का मतलब होता है एक होना, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, बर के साथ गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा पहलू भी अभी हम सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। आर्मी हैज डिसाइडेड, तो आर्मी का मतलब इसको पूरे यूनिट के तौर पे लेना है, ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे लेना है। तो पूरी आर्मी मिला के, यानी देश की किसी एक आर्मी ने डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर, तो यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया है ना, इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पे लिया गया, तो बाकी कैसा हमारा सही है। ठीक है, तो आर्मी हैव नहीं कर सकता मैं, इस बात को आप बच्चों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हाँ, कभी कभी क्या होता है, इन शब्दों से अलग अलग बोध होता है। क्या होता है, अलग अलग भी बोध होता है। मैं कहूँ कि जैसे द जूरी वॉज अनएनिमस की जगह पे मैं करूँ कि डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, तो डिवाइडेड का मतलब क्या हो गया, अब जूरी वॉज नहीं होगा वहां पे, फिर जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन हो जाएगा बच्चों। चलिए इसको हम बाद में बात करेंगे, देख लेते हैं क्या बात है। यहां पर नोट दे रखा है, ए बॉडी ऑफ पर्संस हु स्वेयर टू गिव अ ट्रू डिसीजन, उसको जूरी, अभिनिर्णायक या जूरी कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मिलिट्री, सेना या फौज को कहते हैं, उन्होंने समझा रखा है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था उसके देख लीजिए, जब ऊपर दिए गए नाउन से क्या हो, अलग अलग व्यक्तियों का या सदस्यों का बोध हो। बात क्लियर होगी ना, जब इनसे अलग अलग सदस्यों या व्यक्तियों का बोध होगा तो इसको प्लूरल माना जाएगा, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। और इनके लिए फिर सर्वनाम की कैसे यूज होंगे, प्लूरल आएंगे बच्चों।
दे, देम, देयर, देम सेल्फ का इस्तेमाल होगा। अब इट, इट्स और इट्स सेल्फ का इस्तेमाल नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड। मुझे कैसे पता चला कि इसमें मैं ये कैसे मानूंगा कि अलग अलग है? तो डिवाइडेड शब्द से पता चला, हमारी वर्ब से पता चल रहा है। वर्ब को देखो आप तो जूरी, अब यहाँ पे वॉज नहीं लगा रखा है, बर लगा रखा है, तो यहाँ पे हो गया बर, क्योंकि यहाँ आगे डिवाइडेड दे रखा है। तो इससे ही मुझे पता चल गया कि बटी हुई है, अलग अलग है। बाकी कैसा है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि पीपल, पुलिस, कैटल, शीप, डीर, पीजेंट्री, पीजेंट्री किसानों का समूह, जेंट्री, पोल्ट्री, कैबलरी, कैबलरी तोपखाने को कहते हैं, का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। इन सब का इस्तेमाल किस में होता है? प्लूरल नाउन के तौर पे होता है। जब ये प्लूरल नाउन है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वर्ब भी कैसे लेंगे? ये प्लूरल वर्ब ही लेंगे। ठीक है, वर्ब भी प्लूरल ले रहे हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पे, द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। तो देखिए, पुलिस आर चेजिंग, पुलिस इज, हम नहीं कहते ना पुलिस आ रही है, तो पुलिस के साथ में आर का इस्तेमाल है, बहुवचन है, क्योंकि पुलिस एक नहीं होती है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है हमारा? सही है। तो पुलिस आर कमिंग, इसको पुलिसिस नहीं कर सकते, एस भी लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो पुलिस इज चेजिंग गलत हो जाएगा। ओके, ये सेंटेंस हमारा गलत कर दिया है। आगे देखिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैं कहूँ कि वहाँ पे ग्राउंड में भेड़ें चर रही हैं, तो शीप आर ग्रेजिंग होगा। ठीक है, ना कि शीप इज ग्रेजिंग। शीप्स नहीं कर सकता, एस भी नहीं लगा सकता, कैटल्स नहीं कर सकता ना। अभी कैटल ये सब ऑटोमेटिकली ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे लेंगे? प्लूरल होंगे। अब देखिए, पीपल का अर्थ का, कभी कभी आपने देखा पीपल ऑलरेडी कैसा है हमारा? बहुवचन है ना। और हमने कहा है कि यहाँ द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस। ठीक है, बिहार के लोग कैसे हैं? लेबोरियस हैं, मेहनती हैं। बाकी मेरा सही है, इसको प्लूरल माना जाता है ना। आगे कह रहा है कि द पीपल्स ऑफ बिहार आर लेबोरियस, तो इसको गलत कर रखा है, क्योंकि यहाँ पीपल्स कर दिया, इसको बहुवचन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये ऐसे बहुवचन नहीं बनेगा। पीपल को हम कैसे बहुवचन बना सकते हैं, आगे इस रूल में आप बाद में देखिए क्या कह रहा है। जब पीपल का प्रयोग राष्ट्र और जाति के अर्थ में, किसके अर्थ में? राष्ट्र और जाति के अर्थ में आप करेंगे, तब ये काउंटेबल नाउन माना जाता है। क्या माना जाता है? काउंटेबल नाउन माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो फिर क्या होगा? तब आप इसके पीछे एस जोड़कर इसके प्लूरल और भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इसको एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन बिहार। इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग जाति के लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। मैनी डिफरेंट पीपल लिव इन बिहार, तब ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे पीपल्स करना पड़ेगा, इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा। अलग अलग समुदाय के लोग हो गए। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। पुलिस का पुलिसिस नहीं होता है, मैंने अभी जैसे कहा था आपसे। इसका सिंगुलर फॉर्म बनाना है ना, तो पुलिस मैन, MAN के साथ आप पुलिस मैन बना सकते हैं। पोल्ट्री का अर्थ पालतू मुर्गियाँ या मुर्गी खाना होता है, तो इसे प्लूरल माना जाता है, आपको पता है। तो पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, मुर्गियाँ या पालतू मुर्गियाँ या बतख यहाँ बेची जाती हैं। तो पोल्ट्री के बाद में आर लगा रखा है, पोल्ट्री के बाद में इज क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में पोल्ट्री का प्रयोग विशेष रूप से भोजन के अर्थ में होता है। ये बात अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, मूड मारने वाली चीज़ें। हम नेक्स्ट रूल पाते हैं। हमारा रूल क्या है? रूल नंबर 42 ये कहता है कि सिजर्स, ट्राउजर्स, पायजामाज, बहुत सारे शब्द हैं। टोंग्स, टोंग्स कहते हैं चिमटा, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस आदि आदि, अगर इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है, इनका प्रयोग किसके रूप में होता है? प्लूरल नाउन के रूप में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके दो भाग होते हैं, आपको पता है, दो दो टांगें होती हैं। तो इसके साथ मेरी वर्ब भी कैसी आनी है बच्चों? प्लूरल आनी है। हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, तो यहाँ हैव का इस्तेमाल किया है स्पेक्टिकल्स के साथ। ठीक है, उसके चश्मे को फ्रेम कर दिया गया है। अब मैं कहूँगी हिज स्पेक्टिकल्स हैज बीन फ्रेम्ड, तो ये बच्चा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चों, ये गलत सेंटेंस हो गया। तो ये जितने भी हैं तो आपको ध्यान रख लेना है इसको। इनके साथ में हमारा यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक खत्म होता है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं और इन रूल्स को आपको एक एक नहीं, दो बार कम से कम वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूं, जब तक यदि हम अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको पास नहीं करवा सकती, सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती। क्यों नहीं दिलवा सकती? क्योंकि जब तक हमारा टॉपिक, हमारा जो मेन फोकस, जिस चीज़ को हम क्लियर करना चाह रहे हैं, वही क्लियर नहीं है, तो बच्चों पेपर में करेंगे क्या? आपको पता है कि एयरफोर्स और नेवी का पेपर काफ़ी अच्छा आता है, उसमें कुछ बहुत ही माइनर चीज़ें पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि वहाँ परेशान कर देती हैं। अगर आपका टॉपिक क्लियर है ना, तो ये चीज़ आपको कतई परेशान नहीं करेगी।
आराम से आसानी से आप इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। मैं अगला वीडियो अगले दिन एक दिन छोड़ के लाने वाला हूँ। उसमें हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल्स को बड़ी आसानी से मजे के साथ पढ़ेंगे। तो अभी आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अच्छा लगा हो कंटेंट तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो बच्चों, जिससे कि बाकी के बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। ये आपके लूसेंट का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक था सिंटैक्स के अंतर्गत, ये हमने आज क्लियर किया। फिर भी अगर डाउट रह जाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए, सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर सो मच लव। थैंक यू वेरी मच।